सरेआम राहुल की बेइज्जती, अमित शाह ने निकाली हेकड़ी, मुंह छिपाकर भागी सोनिया। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन चे। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। यही नहीं, अमित शाह ने राहुल के साथ साथ प्रियंका गांधी पर भी बड़ा वार किया है, जिससे कांग्रेस तिलमिला गई है। शाह ने एक एक करके कांग्रेस नेताओं की पोल पट्टी खोल के रख दी है। प्रियंका गांधी की तरफ से संसद में अपने पहले भाषण में संवैधानिक संस्थानों को कमजोर करने के आरोपों पर अमित शाह ने कहा कि इनका आरोप है कि सारी दुनिया मोदी सरकार के कब्जे में है, कोर्ट भी मोदी सरकार के कब्जे में है। इस देश में 25 से ज्यादा हाई कोर्ट हैं, क्या ये भी मोदी सरकार के कब्जे में है? कैग भी मोदी सरकार के कब्जे में है, क्या विजिलेंस भी मोदी सरकार के कब्जे में है? एक टीवी के कार्यक्रम में अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा, आपका जब समय था तब आपके ही सारे इंस्टीट्यूशंस ने ये घपले घोटाले उजागर किए थे। संस्थानों पर कब्जा कैसे जमाना है और कांग्रेस कैसे संवैधानिक संस्थाओं और संविधान को तोड़ती है, ये पीएम मोदी के जवाब के बाद राहुल गांधी को पता चल गया होगा। अमित शाह से जब पूछा गया कि 4 जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजों में आपको 240 सीट मिली, लेकिन फिर भी आप बैकफुट पर नजर आए थे, जबकि कांग्रेस 99 सीट पर ही ऐसे उड़ रही थी कि जैसे वही चुनाव जीत गई है। इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि संसद में राइट साइड में कौन है, पीएम की शपथ किसने ली है, सरकार किसकी है। 2014 और 2019 और 2024 को मिलाकर भी कांग्रेस को उतनी सीटें इस बार नहीं आई है जितनी अकेले हमारी हैं। अमित शाह ने आगे कहा, मैंने सुना था कि पराजय से निराश नहीं होना चाहिए और विजय से अहंकारी नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत की राजनीति में मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक नेता ऐसा है जो पराजय के बाद भी अहंकारी हो गया है। वैसे अमित शाह ने जिस तरह से राहुल गांधी की सरेआम बेइज्जती की है, वो कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है, लेकिन शाह ने एक तरह से राहुल और कांग्रेस को आईना दिखाया है। लेकिन क्या राहुल गांधी पर इसका असर होगा, ये मुश्किल है। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कांग्रेस के किसी पुराने या पारंपरिक नेता का भी कोई असर नहीं है। राहुल किसी से बात नहीं करते हैं और ना ही किसी की बात सुनते हैं। उनकी सारी राजनीति केसी वेणुगोपाल की राजनीतिक समझदारी और सुनील कानूगोलू के जुटाए आंकड़ों और उनके बनाए नैरेटिव के दम पर चलती है। केसी वेणुगोपाल उनको 24 घंटे घेरे रहते हैं। कानूगोलू का नैरेटिव भी राहुल तक केसी वेणुगोपाल के जरिए पहुंचता है। इन दो लोगों के अलावा राहुल गांधी के पास बिल्कुल और राजनीतिक लोगों की टीम है। उनके निजी सचिव कौशल विद्यार्थी हो या अलंकार सवाई हो या कनिष्ठ सिंह हो, किसी के पास जमीनी राजनीति का अनुभव नहीं है, यानी ये वो नेता हैं जो जमीन से नहीं जुड़े हैं। तभी कांग्रेस के नेता अनौपचारिक बातचीत में संसद सत्र के दौरान मीडिया को बताते रहे हैं कि कैसे केसी वेणुगोपाल और कानूगोलू सारी चीजों को हैंडल कर रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता का कहना था कि अडानी का मामला भी राहुल गांधी इसलिए पकड़कर बैठे हैं क्योंकि सुनील कानूगोलू ने बताया है कि यह मामला लोगों में हिट है। उन्होंने समझाया कि कांग्रेस की 99 लोकसभा सीटों की जीत अडानी विरोध के कारण हुई है। हालांकि राहुल कभी कानूगोलू या केसी वेणुगोपाल से ये नहीं पूछ रहे हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र कैसे हार गए। दोनों राज्यों में कानूगोलू की टीम ने सर्वे किया था, चुनावी एजेंडा तय किया था और प्रचार की सारी रणनीति भी बनाई थी। दोनों राज्यों में उन्होंने जीत की गारंटी दी थी। दोनों जगह अच्छी संभावना के बावजूद कांग्रेस चुनाव हार गई। हरियाणा और महाराष्ट्र में शर्मनाक हार, कांग्रेस फिर आई बैकफुट पर। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र में उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया और बढ़त पाई, लेकिन कुछ महीनों बाद ही हुए विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक हार से पार्टी ने सारी बढ़त गंवा दी है और वो फिर से उसी संघर्ष जोन में पहुंच गई है जहां वो पिछले 10 सालों से फंसी हुई है। ऐसा जोन जहां कांग्रेस न सिर्फ अपने सहयोगी और क्षेत्रीय दलों के निशाने पर रहती है, बल्कि पार्टी के अंदर गुटबाजी से भी जूझती रहती है। साथ ही अब पार्टी ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां अगर भविष्य के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने ठोस और सख्त फैसले नहीं लिए तो देश की राजनीति में नया समीकरण देखने को मिल सकता है। सख्त फैसले लेने में देरी। महाराष्ट्र में हार के बाद कांग्रेस के अंदर बेचैनी है, बेबसी है, लाचारी है। पार्टी के एक एक नेता कह रहे हैं कि लंबे वक्त से लंबित मसलों पर फैसला नहीं लेने का बड़ा खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है।
पार्टी के नेता मानते हैं कि इससे कार्यकर्ताओं में हताशा बढ़ी है, निराशा बढ़ी है, उनका मनोबल टूट चुका है। उनकी बात वाजिब भी लगती है। मिसाल देखें तो पार्टी 11 साल पहले जिन राज्यों में जिन समस्याओं से जूझ रही थी, आज 11 साल के बाद भी कांग्रेस पार्टी उन्हीं समस्याओं से दो चार हो रही है। हरियाणा से लेकर राजस्थान तक कई दूसरी जगहों उसे गुटबाजी के चलते नुकसान उठाना पड़ा है। इसके बाद भी कांग्रेस आलाकमान इस मसले पर कोई ठोस फैसला नहीं ले पाया है। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कांग्रेस हाशिए पर पहुंच चुकी है, लेकिन अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए उसने कोई गंभीर कोशिश नहीं की। कार्यकर्ता मान रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद चीजें साफ हो जाएंगी, कांग्रेस के लिए बेहतर वक्त आएगा, संगठन के स्तर पर नए चेहरों को मौका मिलेगा और इसका विस्तार भी होगा। लेकिन बदलाव के नाम पर रस्म अदायगी कर दी गई। पार्टी का एक वर्ग मानता है कि कांग्रेस नेतृत्व यानी कि कांग्रेस आलाकमान यथास्थितिवाद को इतना खींच दिया है कि अब अगर बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो सीधे उसे ही सख्त सवालों का सामना करना पड़ सकता है। सीधे मुकाबलों में असफल। बीजेपी के साथ सीधे मुकाबलों में ज्यादातर मौकों पर कांग्रेस टिक नहीं पाई है। हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। उसकी ये सियासी कमजोरी दूर नहीं हो रही है। कर्नाटक और हिमाचल विधानसभा चुनावों में जीत और लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने इस धारणा को दूर करने की कोशिश की थी। हालांकि हरियाणा और अब महाराष्ट्र की हार ने फिर से वही सवाल खड़ा कर दिया है। दोनों जगह कांग्रेस सीधे बीजेपी को चुनौती दे रही थी और दोनों जगह उसे असफलता यानी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। सहयोगी दलों में भी असंतोष है। कांग्रेस के ढुलमुल रवैये और फैसला न लेने की प्रवृत्ति से अब सहयोगी दल भी नाराज हैं। सहयोगी क्षेत्रीय दलों का मानना है कि कांग्रेस फैसले लेकर तमाम मसलों में न सिर्फ चीजों को उलझा कर रखती है बल्कि अपनी अव्यवहारिक शर्तें थोपती है। एक क्षेत्रीय दल के नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो हालात बने हैं उसमें कांग्रेस की बात मानना सियासी मजबूरी बन गई थी और इससे कांग्रेस कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गई। लेकिन पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र में हार के बाद क्षेत्रीय दल एक बार फिर कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं, यानी एक एक करके अब कांग्रेस के साथ जो सहयोगी दल थे वो उससे दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड और जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय दलों की बदौलत ही यहां पर जीत मिली। वहां कांग्रेस पार्टी छोटी पार्टनर बन गई है और इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। झारखंड में जीत के बाद हेमंत सोरेन ने संकेत दिया कि सरकार में हिस्सेदारी को लेकर कांग्रेस की हर शर्त मानी जाए ऐसा जरूरी नहीं है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने भी ऐसा ही संकेत दिया, यानी कि जम्मू कश्मीर में तो कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर है। वहीं बिहार में हो सकता है कि इंडिया अलायंस में आरजेडी भी कांग्रेस को उतनी ही हिस्सेदारी ना दे जितनी वो उसकी मांग करे। फिर से तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट। क्षेत्रीय दलों का मानना है कि अब कांग्रेस को सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी या बड़े भाई का हवाला देकर हिस्सेदारी नहीं मांगनी चाहिए। उसे पहले अपनी वैल्यू स्थापित करनी चाहिए। अगर वो अपनी वैल्यू बढ़ाती है, स्थापित करती है और ईमानदार कोशिश करती है तो शायद हालात सुधर सकते हैं। अगर कांग्रेस के रवैये में बदलाव नहीं आता है तो ये बात सामने आ रही है कि गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी दल एकजुट होकर फिर से तीसरे मोर्चे की संभावना को टटोले। इसका संकेत टीएमसी के उस संदेश से मिलता है जिसमें पार्टी ने कहा है कि वो कांग्रेस के साथ जाने को बहुत इच्छुक नहीं है, यानी कांग्रेस का नेतृत्व टीएमसी को मंजूर नहीं है। यानी उसे ना लोकसभा चुनावों में उसका नेतृत्व मंजूर था, ना विधानसभा चुनावों में। टीएमसी ने तर्क दिया है कि पश्चिम बंगाल में उसने उपचुनाव में बीजेपी को सभी 6 सीटों पर हराया है और उन सभी 6 जगह कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। अगर तीसरे मोर्चे की कोई संभावना बनती हुई तो इसमें केसीआर, नवीन पटनायक जैसे नेता भी सक्रिय हो सकते हैं। अगला 1 साल होने जा रहा है अहम। हालांकि कांग्रेस के पास आत्ममंथन करके चीजों को दोबारा पटरी पर लाने के लिए अब भी वक्त है। जनवरी-फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे, जहां मौजूदा हालात में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होता दिख रहा है। अभी की सूरत में कांग्रेस उतनी मजबूत ताकत नहीं है। इसके बाद अगले साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। कांग्रेस वहां आरजेडी की जूनियर पार्टनर के रूप में रहेगी। इसके फौरन बाद 2026 की शुरुआत में पार्टी असम और केरल के चुनावों में उतरेगी, जहां उसका अपने विरोधियों से सीधा मुकाबला होगा। ऐसे में पार्टी के सामने अगला 1 साल मेक या फिर ब्रेक का होगा। अगर कांग्रेस यहां पर अनिर्णय के दौर से नहीं निकलती है और इन राज्यों में भी कमजोर प्रदर्शन करती है या उसे हार नसीब होती है तो निश्चित तौर पर विपक्षी स्पेस में उसका विकल्प खोजने की कोशिश और जोर पकड़ेगी। वहीं अगर पार्टी हालिया हार से सबक लेकर खुद में आमूल चूल बदलाव लाती है तो फिर एक ताकत के रूप में
आगे बढ़ सकेगी। यानी कांग्रेस के लिए एक साल जो आने वाला 2025 है वो कई मायनों में काफी खास होने वाला है। अगर इस साल में कांग्रेस ने अपने जो रुके हुए फैसले या जो सख्त कदम या ठोस फैसले नहीं लिए तो उसे यहां पर हाशिए पर पूरी तरह से धकेल दिया जाएगा और एक तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट साफ तौर पर देखने को मिलेगी। यहां तक कि कांग्रेस से राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा भी छीना जा सकता है और राहुल गांधी की सियासत भी पूरी तरह से खत्म हो सकती है। अगर अब कांग्रेस नहीं जागी तो फिर वो कभी नहीं जाग पाएगी। इस तरह के संकेत जो हैं वो राजनीतिक विश्लेषक भी दे रहे हैं। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव जो फरवरी में होना है उसमें कांग्रेस को और ज्यादा ताकत से मैदान में आना होगा और इसी के संकेत खुद अमित शाह ने भी दिए हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर जिस तरह से निशाना साधा है उनके इस निशाने से साफ है कि कांग्रेस को अगर उनसे मुकाबला करना है तो उस तरह की तैयारी करनी होगी। अभी तो वो बीजेपी से मुकाबला करने में भी दूर दूर तक नजर नहीं आती है। यानी हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरह की शर्मनाक हार कांग्रेस की हुई है उससे उसे यहाँ पर चारों खाने चित कर दिया है बीजेपी ने और बीजेपी लगातार जिस तरह का दबाव बना रही है उस दबाव में राहुल गांधी भी लगातार गलत फैसले ले रहे हैं और इन गलत फैसलों का असर पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पड़ रहा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।